हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 33 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिस सेट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 131 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर के आ चुकी है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, dash involves the traversing the entire file systems making everything that can be accessed। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन देखिए, इंडेक्स पॉइंटर, गार्बेज कलेक्शन, यही दोस्तों सही है। आगे भी पढ़ लीजिए, जैसा मैं हर बार बताता हूं, फाइल सिस्टम, स्टैक पॉइंटर, दूसरा गार्बेज कलेक्शन से ही गुजरना पड़ता है। ये दोस्तों स्वतः स्मृति मैनेजमेंट होता है, मींस की सेल्फ मेमोरी मैनेजमेंट इसे कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? सेल्फ मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, सेल्फ मेमोरी मैनेजमेंट। गार्बेज कलेक्शन होता क्या है दोस्तों? जो बहुत दिनों से डाटा ना इस्तेमाल किया हो, मींस फाइल फोल्डर ना इस्तेमाल किया हो, मींस अनऑथराइज्ड डाटा, उसे एक कलेक्शन हो दोस्तों, मींस कि जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, जो भविष्य में एक्सेस नहीं किया जा सकता है, मींस वो फाइल फोल्डर का एक कलेक्शन होता है, उसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में। जैसे आप दोस्तों सी प्रोग्रामिंग आप यदि करते हैं, यदि किसी भी सी प्रोग्रामिंग में यदि CLR SCR वाला, इसको यदि आप सी में नहीं लिखते हैं तो क्या करता है दोस्तों, आपका प्रोग्राम तो रन हो जाता है लेकिन उसमें जो पुराने डाटा है वो भी आ जाते हैं। मींस आप जितनी बार उसे रन करते हो दोस्तों, वो हर बार उसमें लिखा हुआ मिलता है CMD में। हाँ दोस्तों, जो स्क्रीन आपके जो आउटपुट आता है उसमें लिखा हुआ मिलता है। यदि आप ये वाला दोस्तों, इसको आप CLR या SCR क्लियर स्क्रीन को लगा देते हैं तो प्रीवियस वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट होगा वही दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द कॉमन फॉर्म ऑफ representing remote sensing data as information is in the form of, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में होता है? थीमेटिक मैप्स में होता है दोस्तों, यही सही है। पॉलिटिकल मैप, डिस्ट्रीब्यूशन मैप कि लैंड यूज मैप। तो इसमें दोस्तों थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, तो उसमें आप नोट जरूर करिएगा। मैं आपको देता हूं इसका डिस्क्रिप्शन। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म है विषयक मानचित्र, मींस की थीमेटिक मैप्स होता है। ध्यान रखिएगा, थीमेटिक मैप्स एक क्या है दोस्तों? एक नक्शा होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है दोस्तों? एक तरीके का नक्शा है जो किसी विशेष क्षेत्र के बारे में प्रदर्शित करता है, किसी स्पेशल क्षेत्र के बारे में, स्पेशल एरिया के बारे में प्रदर्शित करता है। यह विषयगत, जैसे नक्शा आबादी, जलवायु, कृषि या एक क्षेत्र के सांस्कृतिक पहलू को भी दिखाता है। दोस्तों ये बहुत एक तरीके से कहें तो बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the network is overloaded with the enormous data sent by the many computers within the network. The inability of the network to deliver the data is termed as। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सेस कंट्रोल, कंजेशन, इरर प्रोपगेशन की डेडलॉक कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं कंजेशन कहते हैं ना। कंप्यूटर में कंजेशन आ गया, तो इसको भी थोड़ी सी डाटा है, इसके बारे में भी सुनिए दोस्तों। देखिए, नेटवर्क कंजेशन एक डेटा नेटवर्किंग से जुड़ी एक समस्या है। क्या है दोस्तों? यह एक समस्या है, ठीक है, यह एक क्या है? प्रॉब्लम है। यह एक
प्रॉब्लम है यह कंप्यूटर के कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। जब एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत बड़े पैमाने पर डाटा प्रेषित किया जाता है तो इसे नेटवर्क कंजेशन कहते हैं। समझिएगा नेटवर्क कंजेशन क्या है। जब कंप्यूटर के बहुत बड़े पैमाना पे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो उसे दोस्तों नेटवर्क कंजेशन कहते हैं। ये बात को आप पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। वास्तव में नेटवर्किंग में कंजेशन की वह स्थिति है जब नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा भेजने से नेटवर्क द्वारा डेटा भेजने में कमी आ जाती है, ठीक है। नेटवर्क कंजेशन को रोकने के लिए कॉग्निटिव कोलैप्स की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसको लिख लीजिएगा। कोलैप्स, कॉग्निटिव कोलैप्स की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP, TCP, IP, UDP। दोस्तों ये है HTTP। है इसका फुल फॉर्म लिखिए, एक एक का फुल फॉर्म लिखिए। हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा जा रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। इसका लिख लीजिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको लिख लीजिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको लिख लीजिए यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉलोइंग एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, वो है क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा। आइए चलिए अगला क्वेश्चन। In the IT means that the data available in the database in both accurate and consistent। IT में डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है, डाटा सिक्योरिटी है, डाटा अवेलेबिलिटी है, डाटा बाइंडिंग है, कि डाटा इंटीग्रिटी है। दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी होता है, ध्यान रखिएगा डाटा इंटीग्रिटी को। आईटी में देखिए, आईटी में डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। क्या है दोस्तों? डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही होना चाहिए, ठीक है, एंड संगतपूर्ण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों? संगतपूर्ण होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a series of the supercomputer designed and assembled by the Center for the Development of the Advanced Computing means CDAC in पुणे, इंडिया। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया है। वो कौन सा है दोस्तों? परम, पहला ही सही है, परम। ये क्या है? टाइटन, शक्ति, विज्ञान, नहीं दोस्तों, परम बिल्कुल सही है। अब समझिए दोस्तों, देखिए परम की सीरीज चलती है जो पुणे में सीडैक कहां पे है दोस्तों? सीडैक कहां पे है? सीडैक है पुणे, ठीक, पुणे लिख लीजिए, पुणे, ठीक है, पुणे में है। जो परम की सीरीज चलाता है, जो सुपर कंप्यूटर बनाता है, मींस परम 8000, परम 10,000, इस तरीके। आज का अगर देखिए,
आज हमारे यहां जो है, अगर हम सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट की बात करेंगे तो प्रत्युष, ठीक है, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर। अगर हम वर्ड की बात करें दोस्तों, सबसे फास्टेस्ट कौन सा है वर्ड में, तो वो किसके पास है, यूएस के पास है। किसके पास है दोस्तों, यूएसए। यूएसए, उसका नाम क्या है दोस्तों, फ्रंटियर। फ्रंटियर, फ्रंटियर नाम है। दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, जापान। ये पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे है जापान। जापान का क्या है दोस्तों, फुगाकू। फुगाकू है, फुगाकू। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों चाइना। चाइना, चाइना का क्या है, तिहानी 2। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है, फ्रंटियर, यूएसए का। सुपर कंप्यूटर होता क्या है दोस्तों, बड़ी बड़ी अलमारियों जैसे सीपीयू को पैरेलल क्या किया जाता है, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, समझिएगा। वो फिर एक साथ वर्किंग करता है सारा का सारा, तो उसे कहते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यूज कहां पे होता है, वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च, मिसाइल लॉन्चिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, सैटेलाइट मॉनिटरिंग करना, ये सब जगह सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। मैंने 4 टाइप के आपको कंप्यूटर बताया करता था ना, उसमें कौन कौन से, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, मीन सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या है दोस्तों, सीपीयू, एएलयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। नहीं, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू का। एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितना गुणा भाग प्लस माइनस जोड़ घटाव सब किस में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। मदरबोर्ड क्या है दोस्तों, इसी को और किस नाम से जाना जाता है, सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड। समझ में आया। कीबोर्ड आप क्या, कीबोर्ड क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिफाइंस डाटा टाइप एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। डेटा प्रकाश और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज की ओक्यूएल। दोस्तों क्या करता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक डाटा परिभाषा या डाटा वितरण भाषा, मीन्स जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डीडी। ध्यान रखिएगा, डीडी एक डाटा स्ट्रक्चर विशेष रूप से डेटाबेस स्कीम को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, डेटाबेस स्कीम को। डेटाबेस स्कीम को परिभाषित करता है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। परिभाषित करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के समान एक वाक्य रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सिंटैक्स एरर आर डिटरमाइंड बाय। सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। इंटरप्रेटर, एएलयू, लॉजिकल यूनिट की कंट्रोल यूनिट। दोस्तों किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो है इसको परिभाषित किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट। सिंटैक्स, देखिए सिंटैक्स एरर प्रोग्राम के सोर्स कोड कहिए, ठीक है, सोर्स कोड में होने वाले एक एरर है या एक प्रकार से वाक्य के प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप ना होने पर उत्पन्न होती है। इसको कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो इसका देखिए, इसका ऑप्शन देने से पहले आपको मैं फार्मूला लिख के देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। 1 निबल
1 निबल नहीं, 4 निबल बराबर लिखिए तब सही रहेगा। नहीं 1 निबल भी लिख सकते हैं, 4 बिट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 4 निबल बराबर 4 निबल बराबर कितना होगा? 1 निबल बराबर 4 बिट हुआ। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ तो, नहीं तो इसी को लिखते रहे। ठीक है, 1 निबल बराबर 4 बिट, तो 1 बाइट बराबर डायरेक्ट लिखिए ना, 1 बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, 1 बाइट, तो 1 केबी बराबर, केबी क्या है दोस्तों? किलो बाइट है। ठीक है, 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट। ठीक है, तो 1024 केबी बराबर, इधर लिख देता हूं, 1024 केबी बराबर 1 MB, 1 MB मतलब मेगाबाइट। 1024 MB बराबर मतलब मेगाबाइट बराबर 1 GB। तो फिर 1024 GB बराबर 1 TB। TB समझ में आया? 1024 TB बराबर 1 PB। ठीक है, ऐसे एक्साबाइट, जीटाबाइट, यहां सब है आगे फार्मूला आप देख सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में जाके आप पूरे को पूरे इसके फार्मूले में लिख रखा हूं, वहां से आप एक्सेस कर लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? मेगाबाइट ये यहां पे है, मतलब 1024 इंटू 1024 बन गया 1024 इंटू 1024, ये देखिए बन गया। ठीक है, मतलब कहां है ऑप्शन? ये है 1024, 256 512 1024 1024 इंटू 1024, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केबी इज इक्वल टू 1 GB? दोस्तों ये तो प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन, चलिए अच्छा देख लेते हैं। एक यहां से देखते हैं दोस्तों, 8 बिट्स बराबर 8 बिट्स, 8 बिट्स बराबर क्या होगा दोस्तों? 8 बिट्स, ये वाला फार्मूला अपना लीजिए ना, ये यहां पे 8 बिट्स बराबर 1 बाइट वाला। ठीक, इधर लिख देता हूं 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है कि नहीं होता? ठीक है, फिर 1024 KB बराबर 1 MB होता है। ठीक है, 1 MB। फिर 1024 MB बराबर 1 GB होता है। फिर 1024 GB बराबर 1 TB होता है। 1024 TB बराबर 1 PB होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता? वैसे भी PB एक्जाबाइट जो भी लिखना है आगे लिख लीजिए। अब इसमें समझिए हमारा क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। 1 GB बराबर कितने KB होता है? मतलब 1 GB यहां पे आया, देखिए 1 GB, ध्यान दीजिए मैं जिस पे फोकस कर रहा हूं, 1 GB यहां पे आया। ऐसे आप फार्मूला लिख दीजिए और उसके बाद क्या बोल रहा है कि KB कहां है? ये है दोस्तों KB। ठीक है, तो मतलब 1024 इसको ले लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, 1024 इंटू 1024, ध्यान दीजिए 1024 256 इंटू 1024 1024 इंटू 1024 इंटू 128, नहीं वही सही है। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही। फार्मूला आपको याद है दोस्तों, आप कभी भी नहीं रुक सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइपरटेक्स्ट वाज इन्वेंटेड बाय, हाइपरटेक्स्ट का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। जीन एटॉन नोलेट की, अल्फ्रेड नोबल की, जोसेफ नाइसफॉर निप्से की, टेड नेल्सन। दोस्तों इसका आविष्कार टेड नेल्सन ने, हाइपरटेक्स्ट वाज इन्वेंटेड बाय टेड नेल्सन ने किया था। हाँ, इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको मैं दूंगा। देखिए, थियोडोर होल्म टेड नेल्सन, इनका पूरा नाम है दोस्तों थियोडोर होल्म टेड नेल्सन। इनका जन्म दोस्तों 17
17 जून 1937 सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और अमेरिका के अग्रणी समाजशास्त्री थे। ठीक है, 1963 में 1963 में हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया शब्द को गढ़ा इन्होंने और 1965 में उन्हें प्रकाशित किया। 1965 में दोस्तों प्रकाशित किए थे, 1965 में प्रकाशित किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी डेवलप्ड जावा? जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट, सन, नोवेल की ओरेकल? दोस्तों ये तो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप्ड किया है ना। ठीक, कौन डेवलप किए? सन माइक्रो सिस्टम ने। जावा क्या है दोस्तों? जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, लिख लीजिए ना जानते हो तो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे मूलतः सन माइक्रो सिस्टम ने जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था। क्या है इसके खोजकर्ता दोस्तों? जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था तथा 1995 ईस्वी में इसे सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया। जावा के प्रयोग को विशिष्ट रूप से बाइट कोड मींस क्लास फाइल के लिए संकलित किया जाता है, जिसे किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले किसी भी जावा वर्चुअल मशीन पर चालू किया जा सके। दोस्तों जावा का सबसे ज्यादा फेमस होने का रीजन क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। जावा किसी भी प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करता था और उस पे चल जाता था। यह है इसका सबसे बड़ा जो है बेनिफिट दोस्तों। मींस एक बार इसमें कोड लिखा जाएगा और उसको बार बार आप यूज कर सकते हो, जबकि सी प्रोग्रामिंग वगैरह में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अगर यदि आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कमांड दैट द मर्जेस द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर इज। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड कौन सा है? अपेंड, रीनेम की, रिस्टोर की, ऐड। दोस्तों इस तरीके के आप भी याद कर लीजिए, अपेंड कमांड का यूज किया जाता है। एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए दिया गया कमांड अपेंड कहलाता है, जबकि किसी मैनुअल फाइल का नाम बदलने के लिए कमांड रीनेम का और किसी फाइल को 2 बार सुरक्षित करने के लिए कमांड रीस्टोर और किसी फाइल में कुछ जोड़ने के लिए ऐड कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बनता है मैं बताते हर एक क्वेश्चन में चलूंगा। द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, इसमें कुछ सोचना नहीं, लगा दीजिए डी में लिखा हुआ। ठीक, यहां क्या है? प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पॉसिबल डॉक्यूमेंट। नहीं दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल बिल्कुल सही है। पीडीएफ का पूरा नाम है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। हाँ कहिए तो कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। या एक फाइल फॉर्मेट होता है। क्या होता है दोस्तों? फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट होता है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो ठीक उसी तरह से सभी जानकारी को डिजिटल प्रारूप में समाहित करके रखती है, जैसे हम किसी प्रिंटेड कागज पर लिखी जानकारी को रखते हैं। इसे पढ़ा जा सकता है, नेविगेट किया जा सकता है, प्रिंट या फॉरवर्ड किया जा सकता है। वह किसी भी डॉक्यूमेंट की तरह एक डिजिटल फाइल होती है जिसे डॉक्यूमेंट पर देखा जा सकता है। यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसका पीडीएफ का बहुत बड़ा उपयोग भी है आज के लाइफ में। यहां देख लीजिए दोस्तों, ओएसआई का कौन सा मॉडल लोअर लेयर में मौजूद होता है? विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल आर इंक्लूड इन द लोअर लेयर? तो लोअर लेयर में बताता हूं 3 लेयर आती हैं। फिजिकल ट्रांसपोर्ट डाटा लिंक। ठीक है, फिजिकल ट्रांसपोर्ट डाटा लिंक लोअर लेयर में आती हैं। डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर। ठीक, ये सब। एक मिनट दोस्तों,
ठीक है, यही चारों आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम, अच्छा यहां पे आइए पहले, तब आपको समझाता हूं। पहले यहां पे आइए, जैसे कि OSI मॉडल को हम पहले प्रिपेयर, जैसे समझाता हूं वैसे मैं आपको समझा के दिखाता हूं। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं क्या आपको बताया करता हूं, आप ST मींस स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से क्या निकल के आया, यहां से P निकल के आता है, यहां से D निकल के आता है, और यहां से N निकल के आता है, और T यहां से, और S यहां से, और P फिर यहां से, और यहां से A निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है इसको याद करना, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए पहला नंबर फिजिकल लेयर, दूसरा नंबर डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तीसरा नंबर नेटवर्क लेयर। चौथा नंबर यहां पे आ गए हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा नंबर सेशन लेयर। छठा नंबर दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवां नंबर दोस्तों एप्लीकेशन। चुटकियों में याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बताइए आपको। चुटकियों में आपको ये लेयरिंग याद हो गई। देखिए ये 3 नीचे की लोअर लेयर, ये मिडल लेयर, और ये अपर लेयर, लेकिन 4 को हमने रखा, ठीक है, ये वाले को एक साथ। यहां पे देखिए एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन आ गया, एलिमिनेट करना सीखिए, खत्म हो गया। डाटा लिंक, फिजिकल नेटवर्क, ये भी, अगर दोस्तों ये नहीं तो ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड ने इसको माना है, अभी मैं बता दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने इसको उत्तर माना है, बोर्ड ने इसे उत्तर माना है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग कौन होता है दोस्तों, ये यहां पे, ये है लोअर लेयर, ये है लोअर लेयर, ये है मिडल लेयर, ये क्या है मिडल लेयर, और ये है दोस्तों अपर लेयर, लेयर 3, ठीक है। यहां पे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये कौन माना है, बोर्ड ने माना है, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। यहां देखिए सेशन आ गया, फिर से खत्म हो गया, ठीक। मींस कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, लेकिन बोर्ड ने कौन सा मांगा है, बी ऑप्शन मांगा है, तो बी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। हाँ, कुकीज कहां संचयित होता है, वेब ब्राउजर पे होता है, ठीक है। वेयर आर द कुकीज स्टोर्ड ऑन द सर्वर web.xml, क्लाइंट ऑन दी क्लाइंट, मतलब क्लाइंट में कि HTML में, दोस्तों कहां पे, क्लाइंट में होता है, क्योंकि वेब ब्राउजर जब आप वेब यूज करते हो, वेब ब्राउजर तो वहीं तो होता है, ठीक है, समझिएगा। तो ये कहां पे होगा, क्लाइंट पे ही तो होगा। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, HTML, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑन दी क्लाइंट बेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकअप क्या है, बैकअप अपने नेटवर्क में अधिक घटकों को जोड़ना, मींस एडिंग मोर द कंपोनेंट टू योर नेटवर्क, प्रोटेक्टिंग डाटा बाय द कॉपीइंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। यही सही है दोस्तों, ठीक, मतलब मूल स्रोत से डाटा को एक अलग गंतव्य पे कॉपी कर सुरक्षित करना, वो होता है बैकअप।
मतलब कि एक जहां पे भी आपकी फाइल है उसको दूसरी जगह पे आप उसको कॉपी करके स्टोर कर लेते हैं, तो उसे आप बैकअप बना लेते हैं। पुराने डाटा को अन्य डाटा से फिल्टर करना नहीं, टेप से डाटा को प्राप्त करना नहीं दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संचयित उपकरण स्टोरेज डिवाइस के मुख्य डाटा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी की डिवाइस डायरेक्टरी? दोस्तों उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं, इसमें ज्यादा बहुत बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, रूट डायरेक्टरी उसे कहते हैं। रूट डायरेक्टरी किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ये क्या होती है दोस्तों? मूलभूत इकाई है, क्योंकि रूट डायरेक्टरी द्वारा कंप्यूटर में फाइलें, डिस्क नेम व्यवस्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। जब आप एक पीसी को बूट अप करते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन यू बूट अप अ पीसी? देखिए अब बता देता हूं, जब आप कंप्यूटर सिस्टम को खरीद के आप ले आते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों? ये एक डिब्बा होता है। अभी ऑप्शन बाद में पढ़िएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक डिब्बा होता है, तो उसमें लगा होता है दोस्तों रोम। हर बार बताता हूं, क्या लगा होता है? रोम। रोम क्या है दोस्तों? रोम है रीड ओनली मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। यहां पे प्राइमरी मेमोरी लिख देता हूं, और इसके दो पार्ट कौन कौन से दोस्तों? एक है रैम और दूसरा है रोम। जब मैं मेमोरी बताता हूं तो वहां पे सारा कॉन्सेप्ट दिया करता हूं। देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है। और यही क्या है दोस्तों? प्रोसेसिंग मेमोरी भी है। ठीक है, मींस कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो ऑन के दौरान ही प्रोसेस जो मेमोरी करती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। यहां पे रैंडम एक्सेस मेमोरी और इधर है रीड ओनली मेमोरी। लेकिन दोस्तों यहां पे जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसा? मींस प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत तो लगी होती है, लेकिन बिहेव काम किसके लिए करती है? सेकेंडरी मेमोरी के। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी क्या है दोस्तों? स्टोरेज मेमोरी है और नॉन वोलाटाइल है। क्योंकि दोस्तों जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है उस दौरान रोम में प्रोग्रामिंग की जाती है। रोम के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट बताया करता हूं आपको। कौन कौन से? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम। ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम के दोस्तों यस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मींस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उधर सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक, ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क, डीवीडी वगैरह, सॉरी हार्ड डिस्क और टेप ड्राइव वगैरह आएंगे, एसएसडी वगैरह। और ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी ये सब आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों रोम कब? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोग्रामिंग इसमें की जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों बायोस। इसका बेस्ट एग्जांपल रोम का क्या है? बायोस। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है? हार्डवेयर पार्ट, जितने इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, माउस, ये सबको चेक करता है। उसके बाद इसका कौन सा सॉफ्टवेयर इसके बाद आता है दोस्तों? इसमें इसका एक सॉफ्टवेयर जो क्या होता है? फर्मवेयर। फर्मवेयर। ठीक है दोस्तों, बायोस के तहत विंडो इंस्टॉल होती है। मींस आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो कंप्यूटर में स्टोर कहां पे होगा? हार्ड डिस्क पे। लेकिन कंप्यूटर जब ऑन करेंगे तो वो कहां पे कॉपीड होगा? मीन बूट कहां पे होगा? ठीक है, वो होगा रैम में आके फिर से कॉपीड होगा। समझिएगा, यहां पे समझिए। ये है मेरे पास रैम, ठीक है, ये है रैम, और यहां पे ये है हार्ड डिस्क, एसएसडी। अब आ गया एसएसडी। तो यहां पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो कहां पे होता है? वो होता है हार्ड डिस्क में। समझिएगा, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। लेकिन जब कंप्यूटर जो है आप ऑन करते हैं तो वो कॉपी कहां पे होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम, वो होती है रैम पे आके कॉपीड हो जाती है। मींस जब प्रोसेस करेगा कंप्यूटर तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे कॉपीड रहता है? रैम पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे वही चीज लिखा होगा। अब यहां पे आइए, देखिए आपने सामने
ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्सों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी करना, बिल्कुल करेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए, पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, यही यहां पे बता रहा हूं, डिस्क इनटू मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया कॉन्सेप्ट। दोस्तों कॉन्सेप्ट एक बार यदि आप बना लेंगे तो कोई सा प्रोग्राम की कोई सा जो है क्वेश्चन आपका बायल नहीं जाएगा, आपका वही आंसर पे क्लिक होगा जो एक बार सही है। आगे तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए, बिल्कुल गलत है। देखिए, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम द मेमोरी इनटू डिस्क, बिल्कुल गलत है। पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड, बिल्कुल गलत है। पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर एमुलेटेड, बिल्कुल गलत है। मींस पहला ही ऑप्शन सही। दोस्तों आज का सेशन यही तक था। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। हाँ, ये अनवरत वीडियो आपकी चलती रहेगी दोस्तों। ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।